की इस कड़ी में अब हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय वंदना गुप्ता जी को, जो साहित्य के क्षेत्र में चिर परिचित नाम है। इनके साझा संकलन और एकल काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। हिंदी की प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिकाओं में कविताएं इनकी प्रकाशित होती रहती हैं और आकाशवाणी करसियांग से प्रसारित कविताओं, वार्ताओं, कहानियों व परिचर्चाओं में नियमित भागीदार रहती हैं और इनको सुनना हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। स्वागत करती हूँ आदरणीय वंदना जी। आपका पूरा परिचय देने लगी तो बहुत सारा वक्त बीत जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद जी। वंदना जी। और सादर प्रणाम। धन्यवाद जी विनय पवार जी। और अभी मैं धर्मवीर शर्मा जी को सुन रही थी। बहुत सुंदर जो है रचनाएं उन्होंने गीत शैली में सुनाई। जी। पर आधुनिक मेरा अलग है, मैं लहजे में बांधे रखेगा मेरा। सबसे पहले माँ भारती कविता महायज्ञ के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश नवल जी, प्रबंध निदेशक पूनम सागर जी, निदेशक नरेश चंद्र जोशी जी व सह निदेशक नीता जोशी जी व संपूर्ण प्रबंधन समिति को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इस मंच से मुझे जो वो संचालन कर रही हैं, तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगी। और मैं माँ सरस्वती का आवाहन करते हुए अपनी एक छोटी सी कविता के माध्यम से अपना परिचय देना चाहूंगी कि तेरी वज़ में छेड़ी हुई, धन्यवाद, कि तेरी वज़ में छेड़ी हुई कोई गजल नहीं हूं मैं, तेरी वज़ में छेड़ी हुई कोई गजल नहीं हूं मैं, ना हूं सम्मा किसी परवाने की, और मेरे नगमों ने छेड़े हैं कई तरन्नुम उजाले के, मैं महकती हुई तस्वीर हूं इस जमाने की। तेरी वज़ में छेड़ी हुई कोई गजल नहीं हूं मैं, ना ही सम्मा हूं किसी परवाने की, मेरे नगमों ने छेड़े हैं कई तरन्नुम उजाले के, और मैं महकी हुई तस्वीर हूं इस जमाने की। क्या बात, बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी। मैं आगे अपनी गंभीर रचनाएं पढ़ना चाहूंगी और स्वागत है। कहीं ना कहीं आप लोग उन रचनाओं के भावों से जुड़ेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोग वहां तक पहुंच सकें, मर्म तक। मेरी कविता का शीर्षक है इन दिनों। हंसी का कोई सिरा पकड़ हंसना चाहती हूँ खिलखिलाकर, हंसी का कोई सिरा पकड़ हंसना चाहती हूँ खिलखिलाकर, दौड़ना चाहती हूँ अनजान सड़कों पर बेझिझक, खुलकर सांस लेना चाहती हूँ, दौड़ना चाहती हूँ अनजान सड़कों पर बेझिझक, खुलकर सांस लेना चाहती हूँ, नदी पहाड़ समंदर को छूना चाहती हूँ एहसासों में, नदी पहाड़ समंदर को छूना चाहती हूँ एहसासों में, बन जाना चाहती हूँ तितली, बन जाना चाहती हूँ तितली, पीना चाहती हूँ रंगों की आब, खंगालना चाहती हूँ वक्त के गहनतम गर्त में छिपी विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं का इतिहास, खंगालना चाहती हूँ वक्त की गहनतम गर्त में छिपी विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं का इतिहास, बूझना चाहती हूँ मिस्र के पिरामिड के अनसुलझे रहस्य, बूझना चाहती हूँ मिस्र के पिरामिड के अनसुलझे रहस्य, यात्राएं करना चाहती हूँ अनंत में स्थूल पैरों से, यात्राएं करना चाहती हूँ अनंत में स्थूल पैरों से, जानना चाहती हूँ कायनात के अति सूक्ष्म रहस्य, जानना चाहती हूँ कायनात के अति सूक्ष्म रहस्य, जानना चाहती हूँ विश्व की गुफाओं में पैर पसारे। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में एक ऐसी गुफाएं हैं जहां पर ग्लो बॉम्ब है, वो जो है हम मनुष्यों की तरह ही कॉलोनी बनाकर रहते, तो वहां उसी चीज को मैंने यहाँ पर लिया है कि जानना चाहती हूँ विश्व की किन्हीं गुफाओं में पैर पसारे, ग्लोबार्म की पारिवारिक संरचना इंसानों की तरह कॉलोनी बना रहती है जो बड़े सौहार्द से, इंसानों की तरह कॉलोनी बना रहती है जो बड़े सौहार्द से, किसी ऊंचे बुर्ज पर चढ़कर करना चाहती हूँ आसमान से बातें, किसी ऊंचे बुर्ज पर चढ़ करना चाहती हूँ आसमान से
बातें, जीना चाहती हूँ एक लापरवाह जिंदगी। जीना चाहती हूँ एक लापरवाह जिंदगी, पर अब खौफ और दहशत के इस माहौल में, पर अब खौफ और दहशत के इस माहौल में घर के कोने में बैठी हूँ सपनों को मास्क लगाए। पर अब खौफ और दहशत के इस माहौल में घर के कोने में बैठी हूँ सपनों को मास्क लगाए। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है मयूर पंखी ख्वाहिशें। आप दूसरी रचना शुरू करें उससे पहले मैं कुछ दर्शकों के संदेश आप तक पहुंचाना चाहूंगी कि हमसे जुड़े हैं आदरणीय प्रेम बिहारी मिश्र जी, राम दुबे जी, हरीश चंद्र गुप्ता जी, राजेंद्र निगम राज जी। और राजेंद्र निगम राज जी कह रहे हैं कि अति सुंदर, बहुत खूब शानदार, और साथ में कह रहे हैं आयोजन की भी वो तारीफ कर रहे हैं। धन्यवाद राजेंद्र निगम जी। और आपके प्रशंसक यहाँ पर निरंतर जुड़े हुए हैं और कमेंट कर रहे हैं। आदरणीय नीता जोशी जी भी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, धन्यवाद आदरणीय। और जी, मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद करना चाहती हूँ, वो बड़े गौर से सुन रहे हैं। और कल मैंने संचालन किया था और बहुत सारे दर्शक जुड़े थे, वही दर्शक मैं यहाँ भी देख रही हूँ। तो अच्छा लग रहा है कि हमारे श्रोता, हमारा जो श्रोता वर्ग है वो साहित्य प्रेमी। जी, और आनंदा पाटनी जी भी अभी जुड़ी हैं और दिनेश सिंह जी भी अभी जुड़े हैं। नमस्कार। खुद नरेश चंद्रा जी भी आपके लिए जय हो लिख रहे हैं। जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं मेरी जी हाँ, बोले मैं। और मैं खुद कह रही हूँ कि बहुत बहुत चिंतन जगाती हुई आपकी रचना थी और यकीनन मस्तिष्क में हलचल उत्पन्न की है आपकी रचना ने। साधुवाद आप। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है मयूर पंखी ख्वाहिशें। देखिए, मेरी जो रचनाएं हैं अधिकतर वो नारी विमर्श पर ही हैं, और मैं नारी विमर्श पर लिखती हूँ, कहीं प्रेम पर भी लिखती हूँ, और नारी विमर्श ही मेरा मुख्य विषय है। केंद्र बिंदु मेरी सारी रचनाओं का यही रहता है, तो शायद ऐसी ही रचनाएं आपको मिलेंगी सुनने को। मयूर पंखी ख्वाहिशें मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है कि मैं नींद में देखता हूँ आकाश और चांद के पास खड़ी एक लड़की। मैं नींद में देखता हूँ आकाश और चांद के पास खड़ी एक लड़की अपने सपनों को तलाशती है। मैं नींद में देखता हूँ आकाश और चांद के पास खड़ी एक लड़की अपने सपनों को तलाशती, आंखों में समंदर सी प्यास लिए, आंखों में समंदर सी प्यास लिए, उम्र दर उम्र उसकी चाहतों का आकाश क्षितिज लंबा होता जाता। उम्र दर उम्र उसकी चाहतों का आकाश क्षितिज लंबा होता जाता। बचपन, किशोर, युवा से प्रौढ़ होते उसके सपनों की चादर फैलती जाती वितान से। बचपन, किशोर, युवा से प्रौढ़ होते सब उसके सपनों की चादर फैलती जाती वितान से। वह बिखेरती जाती सपनों की लड़ियां आकाशी रास्ते पर। वह बिखेरती जाती सपनों की लड़ियां आकाशी रास्ते पर। मैं बरसों से देखता हूँ नींद में चलते हुए उस लड़की को। मैं बरसों से देखता हूँ नींद में चलते हुए उस लड़की को। शहर में, कस्बे में, गांव में अपनी महत्वाकांक्षा की जद्दोजहद में उलझते सुलझते। देखिए, आज लड़कियां चाहे शहरों की हो या गांव की, सबके एक सपने हैं और वो आकांक्षा है आसमान को छूने की। वही आकांक्षाएं मैंने इस कविता में पिरोई हैं कि मैं बरसों से देखता हूँ नींद में चलती उस लड़की को। शहर में, कस्बे में, गांव में अपनी महत्वाकांक्षा के जद्दोजहद में उलझते सुलझते, जो छूना चाहती है अपने सपनों का आसमान, जो छूना चाहती है अपने सपनों का आसमान, चार दीवारी से निकलकर जीना चाहती है अपनी स्वतंत्र आरजुएं। चार दीवारी से निकलकर जीना चाहती है अपनी स्वतंत्र आरजुएं। करना चाहती है प्रेम अपनी शर्तों पर, करना चाहती है प्रेम अपनी शर्तों पर। रोप देना चाहती है अपनी मयूर पंखी ख्वाहिशें वक्त के सीने में लहू बनकर। रोप देना चाहती है अपनी मयूर पंखी ख्वाहिशें वक्त के सीने में लहू बनकर। दौड़ना चाहती है लंबी रेस के घोड़े के माफिक, दौड़ना चाहती है लंबी रेस के घोड़े के माफिक। आसमान के बीचों बीच लहराना चाहती है अपनी आजादी का परचम। देखिए क्या सपने हैं कि आसमान के बीचों बीच लहराना चाहती है अपनी आजादी का परचम। शहर की, कस्बे की, गांव की वह आजाद लड़की,
शहर की, कस्बे की, गांव की वह आजाद लड़की जिसे मैं देखता हूँ अब नए लिबास में नए रंग भरते हुए। शहर की, कस्बे की, गांव की वह आजाद लड़की जिसे मैं देखता हूँ अब नए लिबास में नए रंग भरते हुए। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत चित्र। धन्यवाद, धन्यवाद मैम। अब मैं एक स्त्री की व्यथा, एक पूरा इतिहास मैंने जो है इस कविता में समेटा है या समेटने की कोशिश की है। देखिए शायद आपके मर्म को छुए कविता कि वह खींच लेती है अपने जीवन की रस्सी गरारी से। गरारी मैम आप जानते होंगे, वो कुएं में जो रस्सी खींचते हैं, वो जो राउंड राउंड बना रहता है जी। वह खींच लेती है अपने जीवन की रस्सी गरारी से हर बार कुएं में ढकेले जाने के बाद। वह खींच लेती है अपने जीवन की रस्सी हर बार कुएं में ढकेले जाने के बाद भी। यह जीने की जिजीविसा है या नियति उसकी। यह जीने की जिजीविसा है या नियत उसकी कि जितनी कोशिशें होती हैं उसे हराने की, उतनी ही जीत की लालसा उसकी दुगनी बढ़ती जाती है, उतनी ही जीत की लालसा दुगनी बढ़ जाती है। हर बार सिफर से शुरू करती है वह जीवन की यात्रा, जीरो से। हर बार सिफर से शुरू करती है वह जीवन की यात्रा और 99 पर पहुंचकर कुचला जाता है उसका स्वाभिमान। जब वो ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो कहीं ना कहीं उसका मन बहुत आहत होता है और कहीं ना कहीं उसके अपने और कहीं ना कहीं सामाजिक विषमताएं जो है उसे घसीटती हैं और 99 पर पहुंचकर कुचला जाता है उसका स्वाभिमान। सदियों से इस खेल की भागीदार वह है, सदियों से इस खेल की भागीदार वह है, नहीं खेल पाई जुल्म का कोई गंदा खेल। क्या बात, क्या बात। सदियों से इस खेल की भागीदार वह है, नहीं खेल पाए जुल्म का कोई गंदा खेल कभी। यह उसकी नियति है या वजूद की फितरत, यह उसकी नियति है या वजूद की फितरत या सृजनात्मकता के सांचे में ढला मन उसका। या कहते ना कि स्त्रियां बनाती है हमेशा, तोड़ती कभी नहीं है। एक सृजन रहता है उनके वजूद में और बड़ी सहजता से, बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से वो घर हो या कोई व्यक्तित्व हो हमेशा बनाने की कोशिश करती हैं। तो यही बात यहाँ पर रखी गई है कि यह उसकी नियति है या वजूद की फितरत या सृजनात्मकता में ढला मन है उसका, जो हर किए को कर देता है माफ, जो हर किए को कर देता है माफ बड़ी सहजता से सृष्टि को बचाए रखने की खातिर। जो हर किए को कर देता है माफ बड़ी सहजता से सृष्टि को बचाए रखने की खातिर। ये स्त्रियां हैं, ये स्त्रियां ही करती हैं, ये उनकी फितरत है कि जिस तरह से वो जिस तरह से वो सहेजती हैं घर और आंगन को, व्यक्तित्व को, वो स्त्री की ही फितरत है कि वो ऐसा कर सकती है। बिल्कुल। मेरी एक नए मिजाज की मैं एक कविता सुनाती हूँ, फिर मैं अपनी स्त्री विमर्श। मैं बता देती हूँ, हमारे साथ बहुत से श्रोता जुड़े हुए हैं। कोमल वाणी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, नीता जोशी जी हैं, संगीता नेगी जी है, प्रेम बिहारी मिश्र जी हैं, प्रदीप सिन्हा जी हैं, हरीशचंद्र गुप्ता जी है। सभी आपके लिए बहुत खूबसूरत प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कल से देख रही हूँ, मैं कल 12 बजे से जुड़ी थी, कल से मैं देख रही हूँ कि बहुत ही उम्दा कवि आ रहे हैं और निश्चित ये जो प्रयास है मुझे लगता है कि विश्व के पटल पर एक नई मिसाल कायम करेगा और बहुत अच्छा प्रयास है जी। मैं एक दूसरे मिजाज की कविता आपको सुनाती हूँ। मैंने खुद से कहा, मैंने हवा से कहा, मैंने हवा से कहा रुको ठहरो, मैंने हवा से कहा रुको ठहरो, मलय पवन के मंद झोंकों पर मैं एक गीत गुनगुना तो लूं जरा। मैंने हवा से कहा रुको ठहरो, मलय पवन के मंद झोंके पर मैं एक गीत गुनगुना तो लूं जरा। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी, वह खिलखिलाकर हंस पड़ी, क्या कभी रुकी हूं मैं किसी के लिए, चलती रही हूं अपनी अल्हड़ चाल,
कितने मौसम गुजरे, बदले साल महीने दिन, मुझे अपनी नादानी पर क्षोभ हुआ। क्या बात, बहुत मैंने सुंदर, बहुत हवा से कहा, रुको ठहरो, मलय पवन के मंद झोंकों पर मैं एक गीत गुनगुना तो लूं जरा। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी, क्या कभी रुकी हूं मैं किसी के लिए, चलती रही हूं अपनी अल्हड़ चाल। कितने मौसम गुजरे, बदले साल महीने दिन, मुझे अपनी नादानी पर क्षोभ हुआ। क्या बात, मुझे बहुत अपनी नादानी पर क्षोभ हुआ। मैंने सूरज से कहा, अरे रुको तो सही, रोशन कर लूं मैं अपने सितारों की दुनिया। मैंने सूरज से कहा कि अरे रुको तो सही, रोशन कर लूं मैं अपने सितारों की दुनिया। उसने जोश से कहा, डूबना मेरी नियति है। वाह, उसने जोश से कहा, डूबना मेरी नियति है, पर उसके पहले मैं तप कर खुद को कुंदन बनाता हूँ। पर उससे पहले मैं तप कर खुद को कुंदन बनाता हूँ। क्या तुम तपोगे मेरी तपिश में? क्या तुम तपोगे मेरी तपिश में, खुले आसमान के तले, या फिर सिमटे रहोगे एसी कूलर और पंखों की नमी में? या फिर सिमटे रहोगे एसी कूलर पंखों की नमी में? उसके जोश पर मुझे खुंदक हुई, उसके जोश पर मुझे खुंदक हुई। मैंने समंदर की लहरों से कहा, मैंने समंदर की लहरों से कहा, रुको ठहरो, मैं अपनी कश्ती किनारे लगा तो लूं जरा। मैंने समंदर से कहा, रुको ठहरो, समंदर की लहरों से कहा, रुको ठहरो, मैं अपनी कश्ती किनारे लगा तो लूं जरा। उसने बेपरवाही से कहा, उसने बेपरवाही से कहा, मेरे बेग ने लीले हैं ना जाने कितने मस्तूल। मेरे बेग ने लीले हैं ना जाने कितने मस्तूल, विरोधी हवाओं के भंवर में नादा है तू समझता ही नहीं, कि वक्त की तरह लहरें कभी ठहरती नहीं, क्या बात, कि वक्त की तरह लहरें कभी ठहरती नहीं हैं। मुझे उसकी बेपरवाही पर कोफ्त हुई, मुझे उसकी बेपरवाही पर कोफ्त हुई। मैंने वक्त से कहा, रुको ठहरो तो सही, मैं अपनी शोहरत का एक लम्हा सुकूं जी तो लूं जरा। मैंने वक्त से कहा, रुको ठहरो, ठहरो तो सही, मैं अपनी शोहरतों पर एक लम्हा सुकूं का जी तो लूं जरा। वक्त बेरुखी से हंसा, क्या बात, वक्त बेरुखी से हंसा, बोला मैं ठहरा ही नहीं कभी, बोला मैं ठहरा ही नहीं कभी। गुजर गई कई सदियां, बदल गए इतिहास के पन्ने, चूर हुई कई अहंकारी ताकतें, बहुत बदल सुंदर, बहुत गए इतिहास के पन्ने, चूर हुई कई अहंकारी ताकतें, जमींदोज हुई कई सभ्यताएं। मैं साक्षी बना देखता रहा, पर ठहरा कभी नहीं। मैं सुंदर, बहुत साक्षी बना देखता रहा, पर ठहरा कभी नहीं। मुझे उसकी बेरुखी पर खुंदक हुई, मुझे उसकी बेरुखी पर खुंदक हुई। पर पहली बार मैं अपने पर हंसा, पहले पर पहली बार मैं अपने पर हंसा। मैंने खुद से कहा, यार तू बड़ा पागल है। मैंने खुद से कहा कि यार तू बड़ा पागल है, क्या कभी कोई रुका है किसी के लिए? तय करना है अगर मंजिलों का सफर, तय करना है अगर मंजिलों का सफर, सीखने हैं कामयाबी के गुर, तो अकेले ही जूझना होगा वक्त के थपेड़ों से, विरोधी हवाओं की ताकतों से। बहुत तो सुंदर, अकेले ही जूझना होगा वक्त के थपेड़ों से, विरोधी हवाओं की ताकतों से, उमड़ती लहरों के वेग से, और खुले आसमान के तले सूरज की तपस से। तो क्या बात बहुत उमड़ती खूबसूरत, लहरों के बहुत वेग से और खुले आसमान तले सूरज की तपस। बहुत सुंदर रचना, बहुत खूबसूरती से आपने अभिव्यक्त किया सब कुछ, और बहुत खूबसूरत प्रतिक्रियाएं भी आपके लिए आ रही हैं। दिनेश सिंह जी, त्रिलोकी मोहन जी, प्रमिला भारती जी, कोमलवाणी जी, रश्मि कुलश्रेष्ठ जी, और सात्विक नीलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सात्विक। हरीश चंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम बिहारी मिश्र जी कह रहे हैं, सुंदर भावपूर्ण शब्द चित्र। तो बहुत खूबसूरत धन्यवाद, प्रतिक्रियाएं आपकी रचना के लिए आ रही हैं, बहुत बहुत बधाई। आइए धन्यवाद हम प्रेम जी।
एक बात नई मैं भी रचना आपसे सृजन कहना की है। चाहूंगी कि आपके लेखन में और आपकी रचनाओं में गंभीरता है और आपका अनुभव स्पष्ट झलकता है। धन्यवाद, बिल्कुल। धन्यवाद। चलिए मैं एक और रचना सुनाती हूँ, बदलाव। किस तरह स्वागत। से आज की स्त्री में बदलाव आया है जी। कि वह अब नहीं लिखती अपनी बेबसी पर कोई कविता। वह नहीं लिखती अपनी बेबसी पर कोई कविता, बस किसी झील के ठहरे हुए पानी में एक पत्थर उछाल देती। वह क्या बात। नहीं लिखती अब अपनी बेबसी पर कोई कविता, बस किसी झील के ठहरे हुए पानी में एक पत्थर उछाल देती है। ना ही अपनी कामयाबी पर करती है शोर, ना ही अपनी कामयाबी पर करती है शोर, बस एक बार ताक लेती है गर्व की मुद्रा में आसमान की ओर। ना ही अपनी कामयाबी पे करती है शोर, बस एक बार ताक लेती है गर्व की मुद्रा से आसमान की ओर। आंसुओं के बेग को यूं ही रोक लेती है अपनी पलकों बहुत पर। सुंदर। आंसुओं के बेग को यूं ही रोक लेती है अपने पलकों पर। भावनाओं के बेग पर मन को मना लेती है। भावनाओं के बेग पर मन को मना लेती है, देखकर अपना चेहरा आईने में एक बार। भावनाओं के बेग को आपने देखा होगा कि स्त्रियां कभी रोती हैं बेबसी के आंसू, तो आईने में जाकर देखती हैं और खुद आंसू पोंछ लेती हैं। ये शायद बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, बहुत सारी स्त्रियों के साथ, कि एक शीशा उनके दर्द का साक्षी बनता है। तो मैं यही बात यहाँ पर कहना चाह रही हूँ कि भावनाओं के बेग पर मन को मना लेती हैं, देखकर अपना चेहरा आईने में एक बार। क्या बात है। बहुत सुंदर। मैं बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बातें आप कह रही हैं। ये आपकी रचनाएं सुनकर मुझे बार बार ये महसूस होता है, कहते हैं ना कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है, लेकिन आपको देख के, आपकी रचनाएं सुन के मुझे लग रहा है कि आप स्त्री के मनोभावों को बहुत खूबसूरती से पकड़ रही हैं। वहाँ एक जो ये पुराना जो मिथक है, इसको तोड़ रही हैं और दूसरे की पीड़ा को समझ पा रही हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। नहीं, आज कहीं ना कहीं हम मिथक को तोड़ ही रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे ही मेरा प्रयास है कि जो स्त्रियां हैं, जो घर में है, चारदीवारी में है, वो निकल कर बाहर आए। कविता के माध्यम से मेरा ये प्रयास है कि जितना भी वो कर सकें, अपने आप को जो है उस दायरे से, उस जो ब्रेथ है, उससे बाहर आए। वो ये मेरा प्रयास है। अब जी, देखिए, एक यकीनन। मॉडर्न, जी हाँ बोले। आप कहिए पहले। जी, मैं एक मॉडर्न स्त्री की पीड़ा बताती हूँ जो कंपनियों में काम करती हैं। तो मैंने एक शब्द चित्र खींचा है उनकी पीड़ा को ही लेकर। जी, स्वागत। कविता का शीर्षक है प्रोजेक्ट की भाषा। क्या बात है। कंप्यूटर पर उंगली चलाती स्त्री एक नन्ही बच्ची की माँ भी है। कंप्यूटर पर उंगलियां चलाती स्त्री एक नन्ही बच्ची की माँ भी है। 8 घंटे काम करने के बाद, 8 घंटे काम करने के बाद, जब वह अंक में भरती है बच्ची को सुलाने के लिए, जब वह अंक में भरती है बच्ची को सुलाने के लिए, नींद से बोझल अपनी पलकों को खोलती है बार बार। नींद से बोझल अपनी पलकों को खोलती है बार बार, और बच्ची को प्यार करते वक्त उसकी भावनाओं का एक सिरा जुड़ जाता है कहीं कल के प्रेजेंटेशन पर। और बच्ची को प्यार करते वक्त उसकी भावनाओं का एक सिरा अटक जाता है कहीं कल के प्रेजेंटेशन पर। फिर थपकियां और लोरियों के बुदबुदाते शब्द, देखिएगा अंत, कि फिर थपकियों और लोरियों के बुदबुदाते शब्द बन जाते हैं प्रोजेक्ट की भाषा। फिर थपकियों और लोरियों के बुदबुदाते शब्द बन जाते हैं प्रोजेक्ट की भाषा। क्या बात है। क्या बात है। एक और, कितने कम शब्दों में आपने गंभीरता से उसकी पीड़ा को उकेर दिया है। आप विविधता है आपके विषयों में, ये निरंतर महसूस हो रहा है कि भले ही आप स्त्री पर कविताएं लिखती हैं, स्त्री पीड़ा पर लिखती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विषयों की विविधता है। जी धन्यवाद। मैं अब एक और कविता को इतिहास में ले चलती हूँ। और
छोटी सी कविता के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि कैसे आज हमारी स्त्रियों में परिवर्तन आया। फिर छोटी सी कविता के साथ कि जी। पद्मनी की आंखें सिर्फ देखती नहीं। स्वागत है। आप पद्मनी से आप समझ गए होंगे इतिहास की जो पात्र हैं कि जी। पद्मनी की आंखें सिर्फ देखती नहीं हैं, सुन लेती हैं वक्त की पदचापें। सुन लेती हैं वक्त की पदचापें, समझ लेती हैं भाषाओं के मौजूदा अर्थ। पद्मनी की आंखें सिर्फ देखती नहीं है, सुन लेती हैं वक्त की पदचापें, समझ लेती हैं भाषाओं के मौजूदा अर्थ। अतीत के दर्पण में, अतीत के दर्पण में देखने से पूर्व आने वाले खतरों के संज्ञान से सचेत बच जाती हैं करुण इतिहास बनने से। अतीत के दर्पण में देखने से पूर्व ही आने वाले खतरों के संज्ञान से सचेत बच जाती हैं करुण इतिहास बनने से। धन्यवाद। मैं अब एक और आप लोगों को कविता सुनाना चाहती हूँ। जी, स्वागत। देखिए, एक कवित्री आरिफ कवि, जी। उसके दिमाग में निरंतर बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। एक पीड़ा, एक कवित्री की जो पीड़ा है, अचानक यूं ही जो है कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो जाती है। और बहुत फेमस कवित्री हैं, मैं कवित्री का नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं इसी तरीके की पीड़ा एक कवि और कवित्री की होती है, तो मैंने उस कवित्री के माध्यम से अनेक कवियों की पीड़ा को समेटने का प्रयास किया है। जी। एक कवित्री का महाप्रयाण। जी। एक साल बाहरी दुनिया से कटकर वे, एक साल बाहरी दुनिया से कटकर वे पीड़ा दुख दर्द के सवालों पर करती रही आत्ममंथन। एक साल बाहरी दुनिया से कटकर वे पीड़ा दुख दर्द के सवालों पर करती रही आत्ममंथन। जीवन मृत्यु की जिज्ञासाओं से घिरी वे निहारती रही शून्य निर्वात में। वो निहारती रही शून्य के निर्वात में। कैसा होता है वो समय, कैसा होता है वो समय जब मन खारिज कर देता है हर गतिविधि हर फैसला। कैसा होता है वो समय जब मन खारिज कर देता है हर गतिविधि हर फैसला। बटना पसंद नहीं था उन्हें, बटना पसंद नहीं था उन्हें, बटना जमीर का हो या देश का। बटना पसंद नहीं था उन्हें, बटना जमीर का हो या देश का। मन की दीवारों के बीच, मन की दीवारों के बीच किसने लगाई थी सेंध कि वे कट कर रह गई थी दुनिया से। मन की दीवारों के बीच किसने लगाई थी सेंध कि वे कट कर रह गई थी दुनिया से। मन था कि अब तमाम ताम झाम से दूर पड़े रहना चाहता था उसी जगह। मन था कि अब तमाम ताम झाम से दूर पड़े रहना चाहता था उसी जगह जहां दस्तक देता था कोई बार बार, जहां दस्तक देता था कोई बार बार। क्या था जिसने सोख ली थी उनकी सारी जिजीविसा, क्या था जिसने जिसने सोख ली थी उनकी सारी जिजीविसा और लेखनी की सारी ताकत। क्या था जिसने सोख ली थी उनकी सारी जिजीविसा और लेखनी की सारी ताकत भी। साहित्य की वह ज्योति जलती रही तमाम उम्र, साहित्य की वह ज्योति जलती रही तमाम उम्र। अब जीवन के उस पार, अब जीवन के उस पार समझ रही है सृष्टि की रहस्यमयी दुनिया। अब जीवन के उस पार समझ रही है सृष्टि की रहस्यमयी दुनिया। इस दुनिया के पार शायद होगी स्त्रियों की कोई दुनिया। क्या बात है। इस दुनिया के पार शायद होगी स्त्रियों की कोई दुनिया, जिसे देख रही होगी उनकी दृष्टि नई धरा नए आकाश का स्वप्न। जिसे आशावादी, आशावादी भाव। और जिसे देख रहे, जी हाँ बोले। आप पूरी कीजिए, मुझे लगा पूरी हो गई है। जिसे देख रही थी उनकी दृष्टि नई धरा नए आकाश का स्वप्न। हाँ, बड़ी स्वप्नदर्शी थी वे, हाँ बड़ी स्वप्नदर्शी थी वे। यथार्थ के धरातल पर उतार देना चाहती थी अपने सपनों का आकाश। हाँ, बड़ी स्वप्नदर्शी थी वे, यथार्थ के धरातल पर उतार देना चाहती थी अपने सपनों का आकाश। बाजार के विज्ञापन की चकाचौंध और मीडिया के छिछलेपन को देख, बाजार
विज्ञापन की चकाचौंध और मीडिया के छिछलेपन को देख करती थी फिक्र वे उस बेबस आदमी की जो गरीबी की लाइन की अंतिम छोर पर खड़ा था, जो गरीबी के लाइन की अंतिम छोर पर खड़ा था, जिसकी दिहाड़ी से भरते थे। देखिएगा, बाजारवाद तो आज हमारे भारतवर्ष में पूरा पसरा है और ये चकाचौंध में हम सभी जी एक के साथ एक सामान लेके आ जाते हैं और जी बहुत सारे गरीबों से जिसकी दिहाड़ी से भरते थे ब्रांडों के तहखाने। पर जरा सोचो, पर जरा सोचो, जो स्त्री करती थी फूलों से प्यार तितलियों की तरह। पर सोचो, जो स्त्री करती थी फूलों से प्यार तितलियों की तरह, ओस को पी जाना चाहती थी समंदर की तरह, बदलियों की तरह घुमड़ती थी जिसकी प्यास, झरने की तरह बहते थे जिसके शब्द, उसका इस तरह बुद्ध बन जाना, उसका इस तरह बुद्ध बन जाना, दुख का हवा में घुल जाना ही तो है। उसका इस तरह बुद्ध बन जाना, दुख का हवा में घुल जाना ही तो है। मौन हो जाने का मतलब है अंदर की कायनात का मौन हो जाना। मौन हो जाने का मतलब है अंदर की कायनात का मौन हो जाना ही तो है। उसका इस तरह जाना, बोधिसत्व की छाया तले जिंदगी का थम जाना ही तो। उसका इस तरह जाना, बोधिसत्व की छाया तले जिंदगी का थम जाना ही तो है। कहते हैं कि जब थक जाती है बाहर की दुनिया, ध्यान दीजिएगा, कहते जी हैं कि जब थक जाती है बाहर की दुनिया, अंदर का गहरा सन्नाटा फदकता है इतनी जोर से कि बाहर की दुनिया के शब्द सुनाई नहीं देते। अंदर का गहरा सन्नाटा फदकता है इतनी जोर से कि बाहर की दुनिया के शब्द सुनाई नहीं देते हैं और ना ही सुनाई देती है दुनिया से कूच करने की दस्तक, और ना ही सुनाई देती है दुनिया से कूच करने की दस्तक। और एक दिन एक कवित्री कर जाती है महाप्रयाण अपने गंतव्य की ओर बिन कुछ कहे, और एक कवित्री कर जाती है महाप्रयाण अपने गंतव्य की ओर बिन कुछ कहे। जी, अब आप बोलिए। क्या कहें, आपने निशब्द कर दिया। यकीनन बेहद चिंतन जगाती हुई आपकी रचनाएं हैं, सोचने को मजबूर करती हुई। मैं यहाँ पर कुछ प्रतिक्रियाएं आपको बताना चाहूंगी पाठ दर्शकों की, कि अनामिका त्रिपाठी जी आपकी बात से सहमति जता रही हैं। आदरणीय नीता जोशी जी कह रही हैं बहुत सुंदर बात कही। कोमल वाणी जी बहुत उम्दा प्रस्तुति बता रही हैं, और हरिंदर भारद्वाज जी के बहुत खूब कह रहे हैं, और कोमल वाणी जी पुनः कह रही हैं कि बेहद उम्दा कविताएं आपकी। और साथ धन्यवाद। में रश्मि कुलश्रेष्ठा जी कह रही हैं कि बहुत ही मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है कामकाजी महिला के दर्द का। और गुड़िया सिंह जी कह रही हैं बहुत अद्भुत। और पुनः नीता जोशी जी कह रही हैं अच्छा पढ़ रही हैं। और प्रेम बिहारी मिश्रा जी आदरणीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उत्कृष्ट सृजन वो कह रहे हैं आपकी रचनाओं का। और यकीनन मैं भी आपकी कविताओं में इतना खो गई हूँ, उस दर्द को मैं जी पा रही हूँ। और देखिए, सच में आपकी कविताएं सुनते मेरी मुस्कुराहट भी गायब हो गई थी। मैं सोचने लगी थी कि क्या स्थिति है ये। जी, धन्यवाद। आप पहुंची वहां तक, मेरा ये प्रयास सफल हुआ। मैं धन्यवाद एक आपको। जी एक और कविता सुनाती हूँ, अब अपनी संस्कृति से जोड़ती हूँ। शीर्षक है कविता का अम्मा का पानदान। जी देखिए, हमारे यहाँ एक रिवाज है कि शादी में पानदान दिया जाता था पहले, अभी तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। तो हाँ वो जी। एक पुरानी जो रिवाज था, पुरानी जो स्थितियां थी, उनको मैंने रखा है इस कविता में। कि जी अम्मा का स्वागत। पानदान, वो चमकता सा पानदान आया था अम्मा के मायके से। वो जी चमकता सा पानदान आया था अम्मा के मायके से, और धारदार सरौता भी, और धारदार सरौता भी। न जाने कितने रीत रिवाजों के बीच एक रिवाज था वो पानदान। न जाने कितने रीत रिवाजों के बीच रिवाज था वो पानदान। समधिन भेजती थी समधिन को अपनी, समधिन के द्वारा भेजा जाता था। समधिन भेजती थी समधिन को अपनी। दादी पान खाती थी या नहीं नहीं जानती, मेरे जन्म के पूर्व जुदा हो गई थी वो हमसे। दादी पान खाती थी या नहीं नहीं जानती, मेरे जन्म के पूर्व जुदा हो गई थी वो हमसे।
पर प्रेम के उस पात्र में रखे सरौते से बाबा जब भी सिपाड़ी काटते महीन महीन पेंसिल के छिलके के माफिक। बहुत महीन सिपाड़ी, वो पेंसिल के छिलके ही जैसी लगती है। तो बहुत जो इस कला में माहिर होते हैं वही उस तरह की सिपाड़ी को काट पाते हैं। तो बाबा जब भी सिपाड़ी काटते थे, सरोता सुपारी को काटने वाला कोई औजार होता है जी शायद। जी जी जी, कुछ हमारे साथ जो है ना नई पीढ़ी के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, शायद वो इन शब्दों से परिचित ना हो कि सरोता और ये सब क्या होता है। जी तो मैं जी आपसे अनुरोध करूंगी कि बीच बीच में थोड़ा विश्लेषण जरूर दीजिएगा जी। प्लीज। हाँ, वो पानदान आता था, वो एक था कि जिस तरह से आजकल तो बहुत सारे फैशन में बहुत सारे रिवाज जो है हट गए हैं, और हाँ जी। नए तरीके से सारी चीजें टीवी में जिस तरह से दिखाई जाती हैं वो दी जाती हैं। तो कहीं जी ना कहीं वो संस्कृति का एक सूत्र मैंने यहाँ पर जोड़ा है, जिससे हम जो है विमुख होते चले जा रहे हैं। तो नई पीढ़ी के लिए ही ये है, वो सरौता होता है जिससे सिपाड़ी काटी जाती है। जी तो जब भी सिपाड़ी काटते थे महीन महीन पेंसिल के छिलके के माफिक, अम्मा के चेहरे पर टटोलते थे भाव, मैके की याद और गर्व के मिले जुले भाव। अम्मा के चेहरे पर टटोलते थे मैके की याद और गर्व के मिले जुले भाव, और बतिया लेते थे बाबा उनसे साले सरहजों की दो चार बातें। माँ को खुश रखने के लिए जब पानदान में सिपाड़ी काटते थे तो उनसे उनके मैके की याद उनको दिला देते थे कि साले जी और सरहज की दो चार बातें, विवाह विवाह के आबा भगत पर करते थे तारीफ नाना की। दो परिवारों के बीच प्रेम का सेतु, प्रेम का वह प्रतीक पानदान, आधुनिक बर्तनों की चकाचौंध के बीच प्राचीन परंपरा की शाही निशानी सा लगता मुझे। आधुनिक बर्तनों की चकाचौंध के बीच प्राचीन परंपरा की शाही निशानी सा लगता मुझे। आज भी आज भी लौंग इलायची सौंफ से भरा पूरा वो सोने सा चमकता पीतल का खरा पानदान। आज भी लौंग इलायची सौंफ से भरा पूरा सोने सा चमकता वो पीतल का पानदान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की साझा संस्कृति की पाठशाला सा लगता मुझे। माँ मध्य प्रदेश की और पिता उत्तर प्रदेश की। तो पीतल का वो खरा पानदान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की साझा संस्कृति की पाठशाला सा लगता मुझे। ये कविता यहाँ पर समाप्त यकीनन होती है। हमारी बहुत सी कुछ, मैंने आपको बताया ना, आपकी कविताओं में चिंतन है, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं हम लोग। यकीनन बहुत सी परंपराएं हमारी समय के साथ छूटती जा रही हैं, उनका जबकि मेरा मानना है कि परंपराएं छोड़ने की बजाय उनका आधुनिकीकरण होना बहुत जरूरी है। जरूरी है। जी जी। जयपुर से डॉक्टर बजरंग सोनी जी जुड़े हुए हैं और आपकी कविता की प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत खूब, बहुत उम्दा कवि हैं डॉक्टर बजरंग सोनी भी। और प्रमीला भारती जी, आपको डबल आवाज आ रही है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप प्लीज एक बार दोबारा से अपने फोन की रैम क्लियर करके और दोबारा से जुड़िएगा यूट्यूब से, क्योंकि यहाँ पर आवाज बिल्कुल क्लियर है और रिपीट नहीं हो रही है। और बजरंग सोनी जी का पुनः कमेंट आया है कि साझा संस्कृति की पाठशाला सा, आपकी कविता के लिए। और प्रेम धन्यवाद। बिहारी जी निरंतर जुड़े हुए हैं और नहीं, किसी का निरंतर कमेंट आया है कि ये तो शुद्ध गद्य है। देखिए, जी आधुनिक जो कविताएं होती हैं वो शुद्ध गद्य की तरह ही होती हैं। मुक्तक छंद में जो लिखी जाती हैं वो इसी तरह की कविताएं होती हैं। तो शायद अजय मिश्र जी अजय लिख रहे मिश्र हैं। जी हैं जी। जी जी, अजय मिश्र जी को मैं बता दूं कि आधुनिक जो कविताएं होती हैं वो इसी तरीके से लिखती हैं। जी, मुक्त हैं छंद होती हैं, उनको बस पढ़ने से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कविता है, अन्यथा वो एक गद्य का ही एक रूप होती हैं, टुकड़ों में नहीं गद्य। नहीं, मैं ये कहूंगी कि छंद जो है हृदय को छूते, और गद्य जो है विचार, जो अभी मुक्तक जो कविताएं होती हैं वो विचारों को छूती हैं कहीं ना कहीं। लय उसमें भी होती है, वो खींच खांच कर गद्य को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, उसमें भी मैं होती आपसे हैं। सहमत हूँ, आपसे सहमत हूँ मैं चलिए, आदरणीय जी। हाँ चलिए, मैं आपको एक छोटी सी रचना सुनाती हूँ जी कि स्वागत। संकल्पों विकल्पों के बीच, देखिए, संकल्पों विकल्पों के बीच मैं रहा वहां ही जहां मेरी जगह थी। संकल्पों विकल्पों के बीच मैं रहा वहां जहां मेरी जगह थी। बस पिता की विरासत में मिली दुकान टपरे से बदल कर ईंटों की हो गई।
देखिए ये 4 लाइन की कविता कि बस पिता से विरासत में मिली दुकान टपरे से बदल कर ईंटों की हो। अब मैं कहूंगी कि नमक बेचने लगे हैं मलहमों के सौदागर। नमक बेचने लगे हैं मलहमों के सौदागर और जख्मों से कहो कि अपनी तासीर बदल ले। जख्मों से कहो कि अपनी तासीर बदल ले। इस तरह क्या से बात। बहुत सारी छोटी छोटी रचनाएं हैं जो मतलब कही जा सकती हैं। और जी एक और छोटी सी रचना मैं आपको सुनाती हूँ जिसमें जी 3 स्वागत। मिनट समय है। जी जी अभी समय है आपके पास। और जी मंजू जी श्रीवास्तव जी जुड़े हैं और बहुत सुंदर आपकी रचनाओं को कह रहे हैं। और नीता जी भी आरंभ से जुड़ी हुई हैं और आपकी प्रस्तुति को बहुत नहीं, सराह रही अरुण जी की कोई गलती नहीं है। मतलब अरुण जी जो कह रहे हैं उनकी बात में भी दम है, क्योंकि जो गेय कविताएं होती हैं वो मंच पर प्रस्तुत की जाती हैं और जो गंभीर कविताएं होती हैं वो आधुनिक पत्रिकाओं में बराबर से छपती हैं। तो हैं। ठीक है, मंच पर जो कविताएं कही जाती हैं वो गाकर कही जाती हैं। और इसके पहले जो माहौल था, और कल भी इसी तरीके से था, हम जब मैंने संचालन कर रहे थे। तरुण जी का चित्र देखा है, वो शायद मंच के कवि हैं, उनका मंच पर ही तस्वीर उनकी शायद आई है। बहुत छोटा दिख रहा है तो इसलिए मैं क्लियर नहीं देख पाई हूँ। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मंच की प्रस्तुति में और साहित्यिक प्रस्तुति में थोड़ा सा अंतर हो बहुत जाता है। अंतर होता है। जी अंतर होता जी है जी जी। तो जी। वो चीजें वो शायद यहाँ पर वो प्रेम खोज रहे बिहारी थे। मिश्र और जी कह रहे हैं कि आप कविता पढ़ें और प्रतिक्रिया पर इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, वो बाद में हम क्लियर कर सकते हैं। और गरिमा मिश्र तोष जी जुड़ी हैं और शुक्रिया गरिमा जी, आपको अगर मेरा संचालन अच्छा लग रहा है तो। और आदरणीय अभी आपके पास 2 मिनट का समय और है, अगर आप कोई जी किसी और रचना से हमें अनुग्रहित करें तो बहुत धन्यवाद रहेगा। जी, मैं कहना चाहूंगी कि योजनाओं परियोजनाओं का मैं उतना ही बना हकदार। योजना परियोजनाओं का मैं उतना ही बना हकदार जितना पहले था। बहुत सारी योजनाएं बनती हैं गरीबों के लिए, बहुत सारी परियोजनाएं बनती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चाहे दुनिया बदल जाए परंतु गरीबी की झोली में उतना ही आता है जितना पहले आता रहा है। तो वही वो बिल्कुल ठीक। बोल रहे हैं, एक पात्र के शब्दों में कहा है कि योजनाओं परियोजनाओं का मैं बना उतना ही हकदार जितना पहले था, बस महंगाई के इस दौर में एक सपना आंखों में और जुड़ गया। बस महंगाई के इस दौर में एक सपना आंखों में और जुड़ गया, डिजिटल इंडिया। योजनाओं परियोजनाओं का मैं उतना ही बना हकदार जितना पहले था, बस महंगाई के इस दौर में एक सपना और आंखों से जुड़ गया, डिजिटल इंडिया का। मैं धन्यवाद। आपकी इन पंक्तियों में व्यंग देख रही हूँ। जी जी, आपकी इन पंक्तियों में गरीब की बेबसी तो है ही, उसकी आंखों में पलते सपने में मैं जो आपने डिजिटल इंडिया से उसको जोड़ा है तो मैं उसमें व्यंग महसूस कर पा रही हूँ। जी धन्यवाद। बेहद खूबसूरत और प्रस्तुति। और वो कहते हैं ना, कम शब्दों में बहुत गहरा वार कर गई आप आखिर में। धन्यवाद 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 मैम, मेरा समय भी हो रहा है और अच्छा लगा। दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और आपको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। दर्शक बहुत दर्शकों ने अपनी प्रक्रिया दी, सकारात्मक नकारात्मक जो भी है, और जो भी वास्तविकता है वो उसे नकारा नहीं जा सकता है। और मैं अपने दर्शकों को, श्रोताओं को और आपको संचालन के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद आदरणीय, अपने कीमती समय से हमें समय देने के लिए और इस महायज्ञ में अपनी शब्दों की आहुति देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही आपकी रचनाओं ने एक चिंतन दिया है और मैं हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हूँ संचालन के वक्त, लेकिन आपने आज मुझे गंभीर किया, सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक पक्ष ये भी है। और जी मुझे लगता है कि कवि पहले इसीलिए बहुत माने जाते थे कि सत्ता पलटने की क्षमता उनमें होती थी अपने शब्दों से। जी और वही चीज, वही विद्रोह और वही चीजें मैंने आपके शब्दों में, बहुत दिनों बाद मैंने इस तरह की रचनाएं सुनी हैं जब मुझे उसमें विद्रोह के स्वर भी दिखे हैं, बदलाव की बयार भी नजर आई है और कटाक्ष भी नजर आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बहुत सौभाग्य है मेरा कि आपको प्रस्तुत करने का अरे संचालन का सौभाग्य मुझे मिला है। अरे 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 आपने अपने चलिए। दर्शकों से मुखातिब होते हुए उनसे जी क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं लगातार आपके नाम नहीं पढ़ पा रही थी क्योंकि मैं दी की रचनाओं में इतनी डूब गई थी। माफ कीजिएगा आदरणीय, मैं आपको दी से संबोधित कर रही हूँ। जी तो
इतना मैं उनकी रचनाओं में डूब गई थी कि मुझे निरंतर मैं आपके नाम नहीं ले पाई, और उम्मीद है कि आप मुझे माफ करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब की प्रतिक्रियाएं आ रही थी वो भी आपकी रचनाओं से पूरी तरह से आनंदित हो रहे थे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और